हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है। सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन हर साल 26 नवंबर को जारी होता है और इसके एग्जाम फरवरी मंथ में कंडक्ट होते हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल ये नोटिफिकेशन आएगा आपका 26 नवंबर 2025 को और इसके प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे फरवरी 2026 को। ठीक है, अभी तो यही पैटर्न चला आ रहा है कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का हर साल 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता ही है और प्रीलिम्स के एग्जाम फरवरी मंथ में कंडक्ट होते हैं। तो इसी प्रीलिम्स एग्जाम का हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं। ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर 2025 से। तो जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वे हमारे मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ ई पाठशाला में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें टोटल आपके 14 टेस्ट पेपर 14 प्रश्न पत्र सेट किए जा रहे हैं जो कि हिंदी में सेट रहेंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, कौन कौन से डेट में किस किस टॉपिक का टेस्ट होगा इसका एक कंप्लीट टाइम शेड्यूल हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो जाकर के हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि जो आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसका अलग से आपको प्रश्न पत्र पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा, जिसके लास्ट में व्याख्यात्मक उत्तर भी रहेगा। आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट है, कितने रॉन्ग है, कितने आपके टोटल मार्क्स आ रहे हैं और जितने स्टूडेंट टेस्ट में अपेयर हुए उनके बीच में आपकी रैंकिंग क्या है। और दोबारा आप उस टेस्ट को फिर से ओपन करेंगे तो उसमें वो क्वेश्चन आपका व्याख्यात्मक उत्तर के साथ ओपन होगा। जो क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं वो ग्रीन कलर में शो होगा, जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो रेड कलर में शो होगा और उसके नीचे व्याख्यात्मक उत्तर दिया रहेगा। और बाद में आपको अलग से पीडीएफ भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर और व्याख्यात्मक उत्तर का। ये जो टेस्ट में जो अलग अलग टॉपिक के अनुसार जो टेस्ट पेपर कंडक्ट होंगे वो सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, यानी कि जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वे 20 नवंबर 2025 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। ये जो संग्रहालय है इसे हम शॉर्ट में बोलेंगे वीर नारायण सिंह संग्रहालय। ये संग्रहालय हमारे भारत देश और छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। क्या है? डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश का यह पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है। अब ये डिजिटल क्या है आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये मौजूद है आपका नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के सेक्टर 24 में। नवा रायपुर या नया रायपुर के सेक्टर 24 में ये वीर नारायण सिंह म्यूजियम मौजूद है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अभी हम 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं और इस साल हम राज्य स्थापना का 25वें वर्ष जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, रजत महोत्सव से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे। बहुत सी चीजों को उन्होंने उद्घाटन किया, आगे एक एक करके हम देखेंगे। उनमें से एक था आपका वीर नारायण सिंह का ये जो डिजिटल म्यूजियम है, इसका उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। ठीक, ये जो म्यूजियम है डिजिटल म्यूजियम, इस संग्रहालय में 14 थीम गैलरी है। अलग अलग जनजाति विद्रोह पर आधारित 14 थीम की गैलरी यहां पर बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों की कहानी डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जैसे हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, सोनाखान विद्रोह। अगर लागत की बात करें तो यह म्यूजियम लगभग 50 करोड़ की लागत से 9.75 एकड़ में आधुनिक तकनीकों से निर्मित म्यूजियम है। अभी जो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं डिजिटल, इसमें क्या डिजिटल है इसे समझिएगा। डिजिटलाइजेशन, अत्याधुनिक वीएफएक्स, जैसे कि आज के डेट में आप जो मूवी देखते हैं
उसमें बहुत सी चीजें वीएफएक्स रहती है। अगर कोई जंगली जानवर को अगर हमको मूवी में शामिल करना है तो वीएफएक्स के थ्रू किया जाता है। बेस्ट वीएफएक्स का एग्जांपल आपकी बाहुबली की मूवी। तो वैसे वीएफएक्स पैटर्न में अत्याधुनिक वीएफएक्स पर आधारित ये म्यूजियम है, ठीक है। प्रोजेक्शन सिस्टम पर आधारित है। एलईडी स्क्रीन पर जनजाति विद्रोह संबंधित जानकारी दी जाएगी या उससे संबंधित कुछ वीडियोस उसमें चलेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर हिंदी अंग्रेजी में वीर नायकों की कथाएं सुन व देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया गया है इस म्यूजियम का, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति समुदायों की संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों, जीवन शैली, परंपराओं को डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के बड़े जनजातीय विद्रोह और लोक कला, वाद्य यंत्र, नृत्य, त्योहार, परिधान की झलक देखने के लिए मिलता है इस म्यूजियम में। तो ध्यान रखना, ये जो म्यूजियम है ये हमारे देश और छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल म्यूजियम है, डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है, जनजाति म्यूजियम है, जिसका उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए, ये जब उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री जी आए थे छत्तीसगढ़ में, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन, अटल नगर, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मां अंगार मोती मेला। मां अंगार मोती का जो मेला है ये आयोजित होता है गंगरेल जलाशय के समीप धमतरी में। धमतरी के गंगरेल डैम से आप सभी परिचित हैं। गंगरेल डैम से ही कुछ ही दूरी पर मौजूद है मां अंगार मोती का मंदिर, और वहीं पर हर साल जो है मां अंगार मोती के मेले का आयोजन होता है। ये जो मेला आयोजित होता है ये दीपावली के बाद जो पहला शुक्रवार पड़ता है, ठीक है, दीपावली के बाद जो भी पहला आपका शुक्रवार पड़ता है उसमें इस मेले का आयोजन होता है। मान्यता के अनुसार ये जो मां अंगार मोती है ये अंगारा ऋषि की पुत्री और विंध्यवासिनी की बहन है, ठीक है, विंध्यवासिनी की बहन और अंगारा ऋषि की पुत्री। अगर हम बात करें इष्ट देवी, ये जो मां अंगार मोती है ये गंगरेल के आसपास जो 52 गांव है उनकी अधिष्ठात्री देवी या इष्ट देवी है, ठीक है। गंगरेल का जो एरिया है उसके आसपास जो 52 गांव है उन 52 गांवों की अधिष्ठात्री देवी या इष्ट देवी है। अगर मूल मंदिर की बात करें तो इसका जो मूल मंदिर है ये था आपका चवर गांव में, जो कि जलाशय निर्माण के समय डूब गया। जो मंदिर था ये चवर गांव में था। जब आपका डैम बनाया गया, जब जलाशय बनाया गया तो उस समय ये गांव भी जो है उस जलाशय क्षेत्र में आया और ये जलाशय उस गंगरेल डैम के डुबान क्षेत्र में जा चुका है। उसके बाद पुनः इस मंदिर को स्थापित किया गया। बांध विस्थापन के बाद 1974-75 में मां अंगार मोती को पुनः स्थापित कर गंगरेल में इसकी स्थापना की गई है। ये जो आपका मेला आयोजित होता है दीपावली के बाद प्रथम शुक्रवार को, इस दिन संतानहीन सुहागिनें संतान की कामना के लिए लेट कर मन्नत मांगती है, ठीक है, मन्नत मांगती है। विशेष बैगा पर मां अंगार मोती स्वयं सवार होती है और बैगा मंदिर की तरफ से बढ़ते हैं, तभी सभी महिलाएं रास्ते पर औंधे लेट जाती है। बैगा इन महिलाओं के ऊपर से चलते हुए मंदिर तक जाता है, ठीक है। काफी मान्यता है इस अंगार मोती मेले का, मां अंगार मोती मेले का। आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उसको देखिएगा। देखिए, ये बैगा जिसके ऊपर माता सवार होती है मां अंगार मोती, और नीचे देखिए महिलाएं लेटी हुई है जिसके ऊपर से ये बैगा चलते हुए आगे बढ़ता है। बहुत मान्यता है इस मेले का। देखिए कितनी मात्रा में, अगर आप देख यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो पूरा ये महिलाएं जो है लाइन से लेटी हुई है। बहुत सी महिलाएं लेटती है संतान की कामना के लिए। काफी मान्यता है इस मंदिर का, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा, मां अंगार मोती का मेला कब आयोजित होता है? तो दीपावली के बाद प्रथम शुक्रवार को। किस माह आयोजित होता है? तो दीपावली हम किस माह मनाते हैं? कार्तिक माह में। कार्तिक माह में दीपावली मनाते हैं, तो याद रखना कार्तिक के महीने में यह मां अंगार मोती का मेला आयोजित होता है, कार्तिक माह में, ठीक, मेला आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान खरीदी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने धान खरीदी के लिए तिथि की घोषणा की है। हमारे प्रदेश में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन है? वो है आपकी मार्कफेड। और हमारे प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी 15 नवंबर 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी के लिए निर्धारित तिथि घोषित की गई है। कब से कब तक? 15 नवंबर 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक। और हमारे प्रदेश में प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान की खरीदी करती है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है सामान्य धान के लिए 2369 रुपए और ग्रेड ए धान के लिए है आपका 2389 रुपए प्रति कुंटल। ठीक, तो देखिए ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जबकि प्रदेश सरकार जो है 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। इसका मतलब पूरा 3100 रुपए प्रदेश सरकार अपने जेब से नहीं देगी। इसमें से जो 2369 रुपए जो है ये केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मिलेगा, और इसके अतिरिक्त जो राशि 3100 रुपए को पूरा करने के लिए है वो जो है प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये जो 3100 रुपए है, 3100 रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रदेश सरकार जो है धान की खरीदी करती है। इसमें से 2369 ये जो है केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार, जबकि जो अतिरिक्त राशि कितना होगा 731 रुपए, ये 731 रुपए जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार देगी। 2369 रुपीज केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का रहेगा और 731 रुपए ये जो है आपका ये रहेगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी करती है प्रदेश सरकार। ठीक, एक कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जो है ये अतिरिक्त राशि अंतरित की जाती है प्रदेश के किसानों के बैंक खाते में। ठीक, देखिए धान खरीदी के लिए टोटल 2739 खरीदी केंद्र बनाए जा रहे हैं और 55 मंडियों और 78 उप मंडियों में धान की खरीदी होगी। टोटल कितने केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? 2739 केंद्र और 55 मंडियों और 78 उप मंडियों में धान की खरीदी की जाएगी। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल जो है खरीदी लगभग 149.25 लाख मीट्रिक टन 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी पिछले साल, और इस साल लक्ष्य रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अधिकतम सीमा की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ 21 कुंटल की सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि एक किसान के पास अगर मान लीजिए 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, कितना 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़, तो 5 एकड़ में से उसका जो 1 एकड़ है, 1 एकड़ से अधिकतम 21 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी, और टोटल 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 21 कुंटल प्रति एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है धान खरीदी की अधिकतम सीमा। मोबाइल ऐप टोकन तू हर हाथ, इसको याद रखना, मोबाइल ऐप का नाम क्या है? टोकन तू हर हाथ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? धान खरीदी से संबंधित है। ठीक है, टोकन तू हर हाथ ऐप यह किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्टॉल बुक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे खरीद केंद्रों पर प्रतीक्षा समय और कतारें कम होती है। ठीक है, खरीदी में जो कतारें लगती है, जो समय वेस्ट होता है, उसके बजाय टोकन तू हर हाथ ऐप में किसान जो है ऑनलाइन स्टॉल बुक कर सकते हैं, समय बुक कर सकते हैं किस समय वो अपना धान बेचना चाह रहे हैं। तो टोकन तू हर हाथ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? धान खरीदी से संबंधित है। ई-केवाईसी की आवश्यकता, एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई-केवाईसी पंजीकरण पारदर्शिता बढ़ाने और डुप्लीकेट से बचाव हेतु यह व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए ऐसा पहले क्या होता था, केवल डेट याद रखने से काम चल जाता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखने से काम चल जाता था। अब कथन आधारित प्रश्न आ रहे हैं, तो टोकन तू हर हाथ ये व्यवस्था क्या है? एग्री स्टेक ये व्यवस्था क्या है? ये सब जानना जरूरी है। एग्री स्टेक जो कि ई-केवाईसी से संबंधित है, टोकन तू हर हाथ जो कि स्टॉल बुक करने से संबंधित है। ठीक,
इसमें प्रोत्साहन भी निर्धारित किया गया है। जो सहकारी समितियों के माध्यम से धान की खरीदी होगी, जो सहकारी समितियां इस सीजन में यानी कि इस खरीफ विपणन वर्ष में शून्य नुकसान या बर्बादी सुनिश्चित करता है, उन्हें प्रति कुंटल 5 रुपए का प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है। फसल सर्वेक्षण 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें धान की खेती वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है। इस डेटा को 20,000 गांवों में सार्वजनिक रूप से सत्यापित किया जा रहा है। तो इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ धान खरीदी से रिलेटेड। ठीक। एक और नया आंकड़ा आया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है, उसे भी थोड़ा सा एक नजर में याद रखिएगा। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 2026-27 के लिए है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये है 2585 रुपए। पहले था 2425 रुपए, अभी हो गया 2026-27 के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना 2026-27 गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए, जिसमें 160 रुपए की वृद्धि हुई है। जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2150 रुपए, पहले था 1980 रुपए, 170 रुपए की वृद्धि हुई है। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5875 रुपए, पहले था 5650 रुपए, 225 रुपए की वृद्धि हुई है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपका 7000 रुपए, पहले था 6700 रुपए, टोटल 300 रुपए की वृद्धि हुई है। रेपसीड सरसों, इसका पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य था 5950 रुपए, अभी हो गया है आपका 6200 रुपए, 250 रुपए की वृद्धि हुई है। कुसुम्भ, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में कर दिया गया है आपका 6540 रुपए, पहले था 5940 रुपए, टोटल 600 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 25-26 का आंकड़ा याद रख लेना। रबी फसल कैबिनेट के विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। ठीक। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये क्या है? ये है आपका ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र। जो इसका ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसको नाम दिया गया है शांति शिखर। एक संस्था है ब्रह्म कुमारी संस्था, उसके द्वारा एक ध्यान केंद्र बनाया गया है, शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ठीक। ये मौजूद है आपका नवा रायपुर के सेक्टर 20 अटल नगर में। ठीक है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 नवंबर 2025 को किया गया। इसके अगर हम वास्तुकला की बात करें तो जोधपुर के पिंक स्टोन से, गुलाबी पत्थर से और प्रेस टेंसाइल बीम तकनीक का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। उद्देश्य यह आध्यात्मिक शिक्षा, शांति, ध्यान, मेडिटेशन, तनाव प्रबंधन और मूल्य आधारित जीवन को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक केंद्र है। शांति शिखर संस्था ब्रह्म कुमारी संस्था की छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है ये आपका शांति शिखर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। किस संस्था का है ये शांति शिखर? ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र या ब्रह्म कुमारी संस्था का है। ठीक। नेक्स्ट, सोहराई कर्मा महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन हुआ आपके जशपुर जिले के कंडोरा ग्राम में। ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि थे आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। इसका आयोजन हुआ आपके 19 अक्टूबर 2025 को। ठीक। आयोजक कौन थे? अखिल भारतीय रैतैया समाज विकास परिषद छत्तीसगढ़ की प्रांतीय शाखा। ये जो रैतैया समाज है ये छत्तीसगढ़ में ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये जो सोहराई कर्मा महोत्सव था ये रैतैया समाज का पारंपरिक पर्व है, जो कि गोवर्धन पर्व के अवसर पर नए फसल की पूजा के साथ मनाया जाता है। अब देखिए, गोवर्धन पूजा जो है ये दीपावली के बाद मनाते हैं। दीपावली आपके 20-21 तारीख को था, जबकि 19 अक्टूबर को इसको मनाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री जी को बुलाना था, इसलिए पहले आयोजन हुआ। लेकिन अगर पारंपरिक तौर से बात किया जाए तो ये जो सोहराई कर्मा महोत्सव है ये रैतैया समाज के द्वारा गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है। ठीक है। नए फसल की पूजा के साथ इसे मनाए जाने की परंपरा है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। नया महोत्सव है, कब मनाया जाता है? पहली बार सुनने मिल रहा है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रखना। रैतैया समाज जो कि ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए,
भीम कीचक मंदिर। भीम कीचक मंदिर, यह एक न्यूज आर्टिकल आया था, तो थोड़ा सा ये हाईलाइट हुआ, इसको थोड़ा ध्यान समझना। भीम कीचक मंदिर जो कि मल्हार बिलासपुर में स्थित है, 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण काल है। ठीक, निर्माण सामग्री की अगर हम बात करें तो भूरे पत्थरों से निर्मित विशालकाय पश्चिमाभिमुख आपका मंदिर है, यानी कि इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिम दिशा की ओर खुलता है। ठीक है, भूरे पत्थरों से निर्मित विशालकाय पश्चिमाभिमुख आपका मंदिर है। ये मंदिर की खुदाई हुई थी आपका 1979 में। ठीक है, 1979 में इसकी खुदाई हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। पहले की अगर स्थिति की बात करें तो यह स्थल पहले एक टीले के रूप में था जिस पर विशालकाय इमली का पेड़ था। पेड़ गिरने पर इस मंदिर का मलबा दिखाई दिया। ठीक है, मंदिर का मलबा जो है सामने आया, बाद में खुदाई करके इस पूरे मंदिर को बाहर निकाला गया। समर्पित देवता, ये इस मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें शिवलिंग है, यानी कि भगवान शिव को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। और ये मंदिर का जो संरक्षण है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो प्रवेश द्वार में गंगा यमुना, प्रवेश द्वार में जो है आपका गंगा यमुना भारवाहक की सुंदर मूर्तियां, इसके अलावा अर्धनारीश्वर, भगवान दत्तात्रेय, माता अनुसुईया, रामायण कालीन रामबाली युद्ध की मूर्ति और माता दुर्गा सहित अन्य दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित है। तो ये है आपका भीम कीचक मंदिर। ये देखिए, ये मंदिर है। मंदिर का आउटर जो डिस्कस किया गया, कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, ये सारा जो मंदिर में ये मौजूद है। ठीक, इसके गर्भगृह में जो है आपका शिवलिंग है। ठीक, भीम कीचक मंदिर मल्हार में मौजूद है। नेक्स्ट, दुर्लभ मलेशियाई सियाना पतंगा। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सियाना मलयेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। पहचान, यह एक दुर्लभ रंग बिरंगा पतंगा है जिसमें लाल सफेद धारियां और काले धब्बे होते हैं। ठीक है, लाल सफेद जो है धारियां होते हैं और काले धब्बे होते हैं। अगर इसके हम सामान्य पाए जाने वाले क्षेत्र की बात करें तो ये मलेशिया में बोर्नियो, पलवान, फिलीपींस क्षेत्र में यह पाया जाता है। यह पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खोजा गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दिखाई दिया है दुर्लभ मलेशियाई सियाना पतंगा। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, सब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि दुर्लभ मलेशियाई सियाना पतंगा किस क्षेत्र के जंगलों में मिला? तो कोरिया जिले के जंगलों में इसे खोजा गया है। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल या सुरंग। ये जो टनल और या सुरंग है ये आपका रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 130 CD के ऊपर यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग टनल मौजूद है। ये जो आपका टनल बनाया गया है ये कांकेर और कोंडागांव जिलों के बीच में बनाया गया है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में 12 महीने का समय लगा है। लेफ्ट हैंड साइड का अभी निर्माण हुआ है। टनल 2 साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड का निर्माण हो चुका है, 12 महीने का समय लगा है। रिकॉर्ड समय पे यह पूरा हुआ है। टनल की लंबाई लगभग 2.79 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। महत्व, रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफी कम होगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच रोजगार, व्यापार और मानवीय संबंधों को और मजबूती देगा। तो यह है आपका टनल, छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग का निर्माण ये पूरा हुआ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना किन जिलों के बीच में है? ये कोंडागांव और आपके कांकेर और कोंडागांव के बीच में है। नेशनल हाईवे नंबर 130 CD पर है। ठीक, इसको भी याद रखना, नेशनल हाईवे का नंबर भी याद रखना, लंबाई कितनी है वो भी याद रखना, 2.79 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले को कुपोषण प्रबंधन के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या था? कुपोषण प्रबंधन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ये जो आपका सम्मान प्रदान किया गया नीति आयोग द्वारा नीति फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज जो है इसके तौर पर नीति आयोग के द्वारा ये आयोजन किया गया था। नीति फॉर स्टेट यूज केस चैलेंज ये जो आपका आयोजित हुआ ये हुआ आपके मसूरी में जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी है वहां पे जो है ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके अंतर्गत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को
कुपोषण प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी के अंतर्गत कुपोषण प्रबंधन के क्षेत्र में उसे यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसके नवाचारी पहल के लिए। ठीक है, नवाचारी पहल किस क्षेत्र में? सैम मैम इन चिल्ड्रन। अब ये सैम मैम इन चिल्ड्रन क्या है आगे हम देखेंगे। सैम मैम इन चिल्ड्रन में सुधार के लिए उसे स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में कुपोषण प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला। यह देश में तीसरे स्थान पर था। मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला। यह पुरस्कार प्रदान किया गया नीति आयोग के सीईओ, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विशेष, सितंबर 2024 में प्रारंभ हुए हमर स्वस्थ लइका अभियान के तहत संवर्धित टेक होम राशन प्रयोग से बच्चों में कुपोषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस पहल से बच्चों में रिकवरी दर 56% से बढ़कर 78% तक पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि कुपोषण में सुधार हुआ। इस आपके जिले के द्वारा हमर स्वस्थ लइका अभियान चलाया गया था। प्रश्न पूछा जाएगा हमर स्वस्थ लइका अभियान किस जिले के द्वारा चलाया गया और किसने इसमें उल्लेखनीय कार्य किया? तो मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी ने किया। अब ये सैम मैम इन चिल्ड्रन ये है क्या, इसको थोड़ा ध्यान समझना। ये जो है आपका सैम मैम बच्चों में कुपोषण की गंभीर और मध्यम अवस्था है जहां वसा और मांसपेशियों की कमी के कारण बच्चा बहुत दुबला हो जाता है। सैम, ठीक है, SAM, सैम का मतलब आपका सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी अति गंभीर कुपोषण है। जबकि मैम का मतलब है आपका मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मध्यम कुपोषण से है। ठीक है, सैम मैम। इसका पता बच्चों की लंबाई, उम्र और ऊंचाई, वजन के अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक कुपोषण से संबंधित है आपका सैम मैम इन चिल्ड्रन। ठीक, इसमें सुधार के लिए मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना, इसकी शुरुआत की गई 5 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2025 को इस मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की शुरुआत की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? दूर दराज और आदिवासी बहुल गांवों में सस्ती और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, जो निजी बस चलते हैं, जो प्राइवेट बस चलते हैं, उसके टिकट काफी महंगे होते हैं। तो दूर दराज और आदिवासी बहुल जो गांव है वहां पे सस्ती, सुरक्षित, जो सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट की जो परिवहन सुविधा है वो उपलब्ध कराना। इसमें जो है आपके 18 से लेकर के 42 सीट जो सीटर बस चलाए जाएंगे, ड्राइवर को छोड़ करके जो है टोटल 18 से 42 सीट तक के जो है बस चलाए जाएंगे। सिस्टम, प्रत्येक बस में VLTD ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि बस को ट्रैक करने की व्यवस्था होगी। और पैनिक बटन होगा, यानी किसी कंडीशन में कुछ इमरजेंसी का सिचुएशन आता है तो पैनिक बटन दबा करके डायरेक्ट सूचना दिया जा सकता है पुलिस को या फिर जो ट्रैकिंग कर रहे हैं उन्हें। ठीक है, सब्सिडी, इसके अंतर्गत जो प्रदेश सरकार जो है बस चालकों को प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर और तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की सब्सिडी प्रदान करेगी। हर मतलब देखिए ये प्रति किलोमीटर के आधार पर सब्सिडी मिल रहा है। प्रथम चरण में इसे जो है बस्तर और सरगुजा संभाग के 11 जिलों के करीब 250 गांवों को कवर किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रखना। अभी तो इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को हुआ है, लेकिन कहां पर शुरू किया जा रहा है? एक आपका बस्तर संभाग और दूसरा है आपका सरगुजा संभाग। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र आदिवासी और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। उनके 11 जिलों के 250 गांवों को कवर किया जा रहा है। ठीक, विशेष 34 बसों के जरिए, ठीक है, 34 बसों के जरिए 34 मार्गों पर सेवाएं शुरू की जाएगी जो 11 जिलों के 250 गांवों को जोड़ेगी। देखिए 11 जिलों के 250 गांव, 34 मार्ग, इसे याद रखना, बस्तर और सरगुजा संभाग। ठीक, इसमें विशेष छूट भी प्रदान किया गया है। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग यानी कि जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दोनों पैर से चलने में असमर्थ व्यक्तियों, एड्स पीड़ित व्यक्तियों के परिचारक के साथ किराए में पूरी तरीके से उन्हें छूट दिया जाएगा। ठीक है, उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। नक्सल प्रभावित व्यक्तियों से आधा किराया लिया जाएगा। ये जो है इसमें छूट भी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राम कुमार बेहार जिनका हाल ही में निधन हुआ।
डॉक्टर राम कुमार बेहार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार, साहित्यकार, चिंतक एवं शिक्षाविद थे। 22 अक्टूबर 2025 को रायपुर में इनके निवास पर इनका निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ शोध संस्था के अध्यक्ष भी थे। उनकी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, बस्तर का इतिहास जैसे प्रसिद्ध कृतियां है। जो आप यानी कि जो सीजीपीएससी व्यापम की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑथेंटिक बुक मानी जाती है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ एकेडमी की पुस्तकें। और उसमें जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की जो पुस्तक थी, वो उसके लेखक थे आपके डॉक्टर राम कुमार बेहार जी। इसी के पुस्तक को आप ऑथेंटिक सोर्स के रूप में पढ़ते हैं और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ। पहले तो ग्रंथ एकेडमी में जो है इन्होंने इनकी जो पुस्तक ग्रंथ एकेडमी के द्वारा प्रकाशित किया गया छत्तीसगढ़ के इतिहास के नाम से 2017-18 में लास्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था ग्रंथ एकेडमी का, उसके बाद से प्रकाशन बंद हो गया। फिर अभी 2025 में इन्होंने फिर से अपने खुद के पब्लिकेशन के नाम से इन्होंने छत्तीसगढ़ का इतिहास बुक फॉर्मेट में फिर से पब्लिश किया। बहुत से लोग आज भी इनकी फोटोकॉपी पढ़ते हैं, लेकिन इनके द्वारा अलग से अपना खुद का प्रकाशन में जो है एक अलग से पुस्तक जो है पब्लिश कर दिया गया है छत्तीसगढ़ इतिहास के नाम से। बस्तर का इतिहास, ये भी डॉक्टर राम कुमार बेहार जी की पुस्तक है। दक्षिण कौशल का इतिहास, ऐसे टोटल 35 पुस्तकें उनके द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें सबसे फेमस जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास ये है। ठीक है, जो अभी ये तो चलो पुस्तक में जो है जो ग्रंथ एकेडमी के द्वारा जो पब्लिश किया गया था वो सारे कंटेंट इसमें मौजूद है। ठीक है, उसी को उठा करके उन्होंने अपना खुद का बुक पब्लिश किया है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार बेहार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, लेखक थे, साहित्यकार थे। नेक्स्ट देखिए, विदेशी पक्षी मलार्ड। हाल ही में इसे देखा गया गिधवा परसदा पक्षी विहार बेमेतरा जिले में। बेमेतरा जिले में मौजूद है गिधवा परसदा पक्षी विहार। इस मलार्ड पक्षी का वैज्ञानिक नाम है अनास प्लेटिरिनचोस, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये जो है बतख प्रजाति का एक पक्षी है। मलार्ड सामान्यतः यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अफ्रीका जैसे ठंडे इलाकों में पाया जाता है। विशेष पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार यह छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रजाति का पहला डॉक्यूमेंटेड आगमन है, यानी कि पहली बार जो है इसे देखा गया है। यह है आपका विदेशी पक्षी मलार्ड। इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। विदेशी पक्षियों के आगमन से एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रवास का समय, ये जो आपका गिधवा परसदा जो पक्षी विहार है, ये यहाँ पे प्रवासी पक्षी यानी कि विदेशी पक्षी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च के बीच गिधवा परसदा पक्षी विहार क्षेत्र में आते हैं। तो मलार्ड जो है बतख की एक प्रजाति, विदेशी पक्षी, जिसे देखा गया गिधवा परसदा पक्षी विहार में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक जिसका आयोजन 25 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। अभी तक तो फिलहाल डेट ये है, 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लास्ट वाला डेट हो सकता है कि चेंज हो जाए बाद में, अभी नहीं बाद में, अक्सर इसका डेट चेंज होता ही है लास्ट में, उसे भी हम अपडेट करेंगे। 25 अक्टूबर 2025 को इसकी शुरुआत नारायणपुर जिले के कच्चा पाल से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कहां से हुई थी ये भी याद रखना, उप मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें अलग अलग तिथियों पे अलग अलग स्तर पर जो है खेल खेले जाएंगे। विकासखंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजन होगा बस्तर ओलंपिक का। जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर तक और संभाग स्तर पर 30 नवंबर 2025 को इसका समापन होगा। ठीक है, इसमें टोटल आपके 11 खेलों को शामिल किया गया है। बस्तर ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल है? 11 खेल, जैसे कि एथलेटिक्स के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉट पुट, डिस्क थ्रो, जेवेलिन थ्रो, 4x100 मीटर रिले रेस, ये सारे शामिल है। फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाज, बैडमिंटन एवं हॉकी इसमें प्रमुख है। इस बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है आपका वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ये वन भैंसा जिसके सिंग के ऊपर बैठा हुआ है पहाड़ी मैना। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में ये दोनों आपके वन्य जीव आपके बहुल, ये हमारे प्रदेश का आपका राजकीय पशु है, ये पक्षी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो प्रतियोगिताएं हैं 2 वर्गों में होगी, 2 एज ग्रुप में होंगे। एक है आपका जूनियर वर्ग जिसमें बालक बालिकाएं जिनकी आयु 14 से 17 वर्ष है वो शामिल होंगे, और दूसरा सीनियर वर्ग जिसमें महिला पुरुष जिसमें कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि 17 के बाद 18 से लेकर के मैक्सिमम किसी भी एज के लोग इसमें खेल में शामिल हो सकते हैं।
ठीक है। विशेष विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल अकादमी में सीधे प्रवेश मिलेगा, यानी कि उनके खेल को और ट्रेनिंग देने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें जो अलग अलग जिलों में जो खेल अकादमी बनाए गए हैं उसमें डायरेक्ट उन्हें प्रवेश दिया जाएगा विजेताओं को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कामधेनु रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया। इसके आयोजक कौन थे? खैरागढ़ के मनोहर गौशाला में एक रंगोली बनाई गई, कामधेनु रंगोली, जिसमें लगभग 2700 किलोग्राम फल, सब्जियां व सूखे मेवे थे। ठीक है, फल सब्जी सूखे मेवे से बनाया गया है। उद्देश्य गौ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया और गौ माता को फल सब्जियां खिलाई गई। यह मनोहर गौशाला का 6वां विश्व रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सी रंगोली शामिल हुई? कामधेनु रंगोली, जो कि मनोहर गौशाला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुर्ग जिले के मेंडेसरा गांव में इस पंडवानी महासम्मेलन समारोह का आयोजन हुआ। ये आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर। 25 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। इस साल 25 अक्टूबर 2025 को पंडवानी महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। समापन समारोह के दौरान उद्देश्य पंडवानी कला को बढ़ावा देना और उन कलाकारों को सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पंडवानी क्या है? महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रस्तुति है आपकी पंडवानी। इसका जो आयोजन है ये किया गया छत्तीसगढ़ शासन सांस्कृतिक विभाग रायपुर के द्वारा यह आयोजित हुआ था पंडवानी महासम्मेलन समारोह। मुख्य कलाकारों की अगर हम बात करें तो पंडवानी के पुरोधा स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मी बंजारे, तीजन बाई, डॉक्टर उषा बारले, ये सभी के सभी पंडवानी के प्रमुख कलाकार हैं हमारे प्रदेश में। ठीक है, पंडवानी के पुरोधा कौन है? स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन। नेक्स्ट है स्वर्गीय लक्ष्मी बंजारे। उसके बाद है तीजन बाई, जो कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार की तीनों श्रेणियों से सम्मानित है। डॉक्टर उषा बारले, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। ये हमारे प्रदेश के प्रमुख पंडवानी कलाकार हैं, जिनके नाम याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग के अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में 39 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इसमें से 13 लोगों को कैबिनेट मंत्री का, जबकि 26 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। अब ये क्या है? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित कुल कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? 14। पहले थी 13, अब हो गई है 14। 14 हमारे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, जो कि कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल का निर्णय जो आता है वो आपके ये मेन मंत्री है, 14 मंत्री। फिर बाद में ये 13 और लोगों को और 26 लोगों को दर्जा क्या दिया गया है? तो ये होता है आपके संतुष्टिकरण की राजनीति। संतुष्टिकरण की राजनीति यानी कि हर कोई जो है कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है। हर कोई कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, लाल बत्ती की गाड़ी, बीच में मंत्री की गाड़ी, उसके आगे 3 गाड़ी, उसके पीछे 3 गाड़ी, यानी कि एक कैबिनेट मंत्री का जीवन जीना हर किसी की जो है एक इच्छा होती है। तो ये होती है एक संतुष्टिकरण की राजनीति। 14 को तो मंत्री बनाया गया, 14 के मध्य में जो है विभागों का बंटवारा हुआ, लेकिन बाकी भी तो मंत्री है, बाकी जो विधायक है उन्हें भी संतुष्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। यानी कि जो 14 कैबिनेट मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं इन्हें दी जाएगी। ये जो अलग से जो 13 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए, ठीक है, केवल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बाकी जो कैबिनेट मंत्रियों की जो बैठक होती है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक तरीके की सरकार के द्वारा जो निर्णय है, संतुष्टिकरण की तो राजनीति है, लेकिन इसमें जो अतिरिक्त जो बोझ है वो प्रदेश की जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उससे लाल बत्ती में घूम रहे हैं, उससे जो है ये गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। कैबिनेट का दर्जा मिलना यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलना, एक्स्ट्रा उनका जो है जो कन्वे जो गाड़ियां निकलती है, उनके आगे 2 गाड़ी, उनके पीछे 2 गाड़ी, उनको ट्रैफिक में अलग से उनको पासिंग प्रदान करना, ये सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है।
उनको घर में जो है, उनको घर में भी बहुत सारी सुविधाएं, भत्ते, ये सारे चीज इसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अभी तो अगर देखेंगे तो 14 कैबिनेट मंत्री, उसके अलावा 39 अन्य पदाधिकारी, इन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया है। यानी कि 40 और 14 44 43 मंत्री जो है उन्हें भरपूर सुविधाएं मिल रही है। आने वाले समय में और भी कुछ को ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल विधायक 90 तो है, जिसमें तो कुछ कांग्रेस के हैं, बच्चे कुछ, सबको कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये किसी राजनीतिक दल को लेकर के मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, या ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूं या कांग्रेस सपोर्टर हूं, या बीजेपी को तिरस्कार कर रहा हूं या कांग्रेस का तिरस्कार कर रहा हूं। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे संसदीय मंत्रियों की नियुक्ति की थी, वैसे ही बीजेपी जो है अपने टाइम पे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। हमारा काम है कि कौन से अध्यक्ष है और किस आपके विभाग या आयोग या निगम के कौन अध्यक्ष है, वो इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कैबिनेट मंत्रियों के दर्जा प्राप्त अध्यक्ष कितने हैं? टोटल 13 लोगों को दर्जा मिला है। जैसे कि अनुराग सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष है, भूपेंद्र सवन्नी जो कि छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के जो है ये अध्यक्ष है, चंदूलाल साहू जो कि राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष है, केदारनाथ गुप्ता जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक के अध्यक्ष है, नीलू शर्मा जो कि पर्यटन मंडल के अध्यक्ष है, राजा पांडे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष है, पाठ्य पुस्तक निगम जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, राजीव अग्रवाल जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है, राकेश पांडे जो कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष है, उसके बाद राम प्रताप सिंह जो कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल कल्याण मंडल के अध्यक्ष है, राम सेवक पैकरा जो कि वन विकास निगम के अध्यक्ष है, संजय श्रीवास्तव जो कि सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है, सौरभ सिंह जो कि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष है, श्रीनिवास राव मद्दी जो कि आपके बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष है। इन 13 मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा मिला है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों की अगर हम सूची देखें तो अमरजीत सिंह छाबड़ा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, भरतलाल मटियारा जो कि मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। चंद्रहास चंद्राकर जो कि बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष है, चंद्रकांति वर्मा जो कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है, दीपक महस्के जो कि मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है, ध्रुव कुमार मिर्धा जो कि चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष है, जितेंद्र कुमार साहू जो कि तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है, डॉक्टर लखन लाल धीवर जो कि मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है, लोकेश कावड़िया जो कि निशक्त वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष है, मोना सेन इंपॉर्टेंट है फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष है, नंद कुमार साहू नया नंदे साहू जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण एक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भी राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो कि लौह शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष है, प्रहलाद रजक जो कि रजककार बोर्ड के अध्यक्ष है। उसके बाद संदीप शर्मा जो कि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष है, शालिनी राजपूत जो कि छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, शंभुनाथ चक्रवर्ती जो कि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है, शशांक शर्मा जो कि संस्कृति परिषद के अध्यक्ष है, सुरेंद्र कुमार बेसरा जो कि अंत व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष है, सुरेश कुमार चंद्रवंशी जो कि कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष है, विकास मरकाम जो कि आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जो कि राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है योग दत्त मिश्रा जो कि आपके श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष है, डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जो कि सलाहकार है, मुख्यमंत्री के सलाहकार को राज्य मंत्री का दर्जा, माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास के सलाहकार है, डॉक्टर रूप कुमार मंडावी जी इनका नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष है, इन्हें बाद में जोड़ा गया ना। श्री रूप साय सलाम जो कि छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष है, और उपाध्यक्ष भी कौन, श्री यज्ञदत्त शर्मा सेम, ये इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, कुल 26 को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जशपुर जम्बूरी 2025। इसका आयोजन होगा
6 से 9 नवंबर 2025 तक कहां पर? मयाली नेचर कैंप जशपुर में। उद्देश्य जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें हॉट एयर बलून, पैरा मोटरिंग, कायाकिंग, जीप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जनजातीय लोक नृत्य और स्थानीय कला कार्यशाला शामिल होंगे। तो बस याद रखना, जशपुर जम्बूरी का आयोजन कहां पर हो रहा है? मयाली नेचर कैंप में 6 से 9 नवंबर 2025 तक। ठीक, इसमें जो है आपके जशपुर, उसके बाद सरना रिजॉर्ट, ठीक है, कुनकुरी चर्च, रानी दहा वाटरफॉल, ऐसे अलग अलग जो है इसमें लोकेशन डिसाइड किए गए हैं। बगीचा, माइली डैम, राजपुरी वाटरफॉल, कैलाश गुफा, ठीक है। उसके बाद है आपका खुड़िया रानी मंदिर, उधर है आपका डंगरी वाटरफॉल, मकरभंजा वाटरफॉल, गुल्लू वाटरफॉल, ये सभी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सियानगुड़ी। सियानगुड़ी की घोषणा की गई है 1 अक्टूबर 2025 को। सियानगुड़ी, जिसका शाब्दिक अर्थ है बुजुर्गों का घर, यानी कि आप इसे एक तरीके का वृद्धाश्रम भी समझ सकते हैं। क्या है? बुजुर्गों के विशेष देखभाल के लिए शुरू की गई एल्डर डे केयर सेंटर है, जिसका नाम दिया गया है सियानगुड़ी। सियान मतलब वृद्ध, गुड़ी मतलब घर। ठीक, उद्देश्य बुजुर्गों के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक रूप से समृद्ध वातावरण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहला सेंटर खोला गया है कोरिया जिले के बैकुंठपुर के जिला अस्पताल परिसर में। ठीक है, इसके और साथ ही साथ घोषणा किया गया है कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में PPP मॉडल आधारित सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम खोला जाएगा, यानी कि सियानगुड़ी खोला जाएगा। इन केंद्रों में बुजुर्गों के रहने, डिजिटल साक्षरता, योगाभ्यास व अन्य आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस्तर राइजिंग अभियान। इसके आयोजन करता है छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग एवं बस्तर संभाग के सभी जिलों के जिला प्रशासन। इसकी प्रारंभ होने की तिथि है 8 अक्टूबर 2025 को यह प्रारंभ हुआ। 2 सप्ताह तक ये बस्तर राइजिंग अभियान चलाया गया। आयोजन क्षेत्र था बस्तर संभाग के 7 जिले, 7 जिलों में से चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या था? बस्तर की संस्कृति, पर्यावरणीय और उद्यमशील क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना, विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों, स्थानीय समुदायों के बीच संवाद, कार्यशालाएं आयोजित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस भ्रमण स्थल के तौर पर केशकाल, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, चित्रकोट, बारसूर, जगदलपुर इसमें शामिल है। प्रमुख फोकस क्षेत्र थे कला एवं हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन, खेल एवं शिक्षा। इसका समापन किया गया रायपुर में। देखिए, उद्घाटन तो आपका 8 अक्टूबर 2025 को बस्तर में ही हुआ, लेकिन इसका समापन किया गया रायपुर में। समापन कार्यक्रम था हार्मोनी फेस्ट 2025 के रूप में इसका समापन हुआ। समापन का थीम था दिल मेला दिल में मेला। ठीक है, दिल मेला दिल में ला, इसका जो है आपका थीम था। समापन में प्रदर्शित किए गए बस्तर के प्रेरक कहानियां, नवाचार और सांस्कृतिक विस्तार। तो ये था आपका बस्तर राइजिंग अभियान। ठीक है, बस्तर राइजिंग अभियान याद रखना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एकेडमी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ में क्रिकेट एकेडमी खोले जाने का। कहां पर खोला जाएगा? नवा रायपुर, अटल नगर, सेक्टर 3, ग्राम परसदा में इसे खोला जाएगा। अभी जो है हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, लेकिन अभी तक एकेडमी नहीं है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट एकेडमी खोला जा रहा है कहां पर? सेक्टर 3 परसदा में। 7.96 एकड़ भूमि में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को जो है भूमि आवंटित की गई है। उद्देश्य राज्य के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष प्रावधान, नियमों में शिथिलता बरतकर गैर लाभकारी संस्था को भूमि आवंटन किया गया है। और ये जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ है हमारा, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ, इसे 2016 को BCCI से पूर्ण मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट को याद रखना। कहां खुल रहा है, इस जगह को याद रखना। नेक्स्ट है पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव। पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव, जहां पर हर साल शरद पूर्णिमा के दिन यहां पर एक प्रकार से मंदिर में प्रसाद वितरण किया जाता है। ध्यान समझना, 6 अक्टूबर 2025 को इस बार जो है शरद पूर्णिमा था। यहां पर जो आपका बर्फानी धाम मां पाताल भैरवी मंदिर है, यहां पर जो है लोग इकट्ठा होते हैं। शरद पूर्णिमा को मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आसमान से जो ओस की बूंदें गिरती है, आसमान से एक तो हल्का जो है शीतलता आ जाता है, और जो ओस की बूंदें गिरती है वो मौसम में शीतलता के कारण ओस बनते हैं, और ओस की बूंदें जो गिरती है
वो उसे अमृतुल्य माना जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके खुले आसमान में छोड़ देते हैं और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चांदनी में जो ओस की बूंदें गिरती है वो अमृतुल्य होती है। तो इस मंदिर परिसर में दमा और स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के लिए जड़ी बूटी युक्त खीर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है, और इससे बहुत लोगों में सुधार भी आता है, काफी मान्यता है इस प्रसाद की। तो स्वास्थ्य एवं दमा संबंधित बीमारियों के लिए जड़ी बूटी युक्त खीर वितरित किया जाता है पाताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है सिंगल कुछ वन लाइनर फैक्ट। भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है पूछा जाए, वो है बालोद जिला। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, वो है आपका बालोद जिला। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो वो है वी मोहन दास, इनका नाम याद रखना। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, मोना सेन को। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, श्री रूप सिंह मंडावी जी को। देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहां खोला गया है, नवा रायपुर में। प्रदेश की पहली धूप घड़ी, यानी कि जैसे जैसे धूप का डायरेक्शन बढ़ेगा वहां पर जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है पत्थर का, तो धूप के डायरेक्शन के आधार पर वो स्ट्रक्चर समय बताएगा। तो ये धूप घड़ी कहां पर है, आपका रामाराम सुकमा में मौजूद है। उसके बाद भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो, जो कि 5 नवंबर को राज्योत्सव के समापन अवसर पर आयोजित होने वाला है नवा रायपुर में। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार या मुर्गा लड़ाई मेला बस्तर के डिलमिली में आयोजित होता है। देखिए, बस्तर जो है ऐसे तो ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये जो डिलमिली में जो बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार आयोजित होता है, उसमें मुर्गों को आपस में लड़वाया जाता है और उस पर पैसा लगाया जाता है। जो मुर्गा जीतेगा, जो मुर्गा हारेगा, उस पर पैसा लगता है। ठीक है, दाव लगाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहां पर एक ही दिन में करोड़ों रुपए दाव पर लगाए जाते हैं। दिखने में तो बस्तर जो है आदिवासी बहुल और ग्रामीण बहुल है, लेकिन मुर्गों की लड़ाई पर 1 करोड़ रुपए तक के दाव लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वेटलैंड की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में पेश ब्यूरो के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि की संख्या टोटल है 11,264 वेटलैंड मौजूद है। सेंध जलाशय कहां पर है पूछा जाए तो रायपुर में मौजूद है आपका सेंध जलाशय। सिंगल फैक्टर वन लाइनर फैक्टर याद रखना। छत्तीसगढ़ सांसद प्राक्कलन समिति के सदस्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ के सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, जिन्हें संसद में जो है प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2027 का प्री टेस्ट ये आयोजित किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड रायपुर में। यानी कि जनगणना तो होने वाला है, लेकिन जनगणना से पहले एक प्रैक्टिस, एक प्री टेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड रायपुर में। गजमार पहाड़ी इको टूरिज्म स्थल कहां पर है पूछा जाए तो रायगढ़ में मौजूद है गजमार की पहाड़ी, जो कि एक इको टूरिज्म स्थल है। ऑपरेशन शिक्षा उपहार या ऑपरेशन उपहार, जो कि ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने संबंधित है, यह ऑपरेशन चलाया गया था जांजगीर चांपा पुलिस के द्वारा। देश का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र यानी कि सेज कहां पर है पूछा जाए तो नवा रायपुर में यह आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कैंपा मिशन के तहत खोला जा रहा है आसना बस्तर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुस्तक किस्सा बहराम चोट्टे का एक व्यंग उपन्यास है, जो कि 65 वर्ष बाद पुनः प्रकाशित किया गया। इसके लेखक है स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक मुरिया दरबार में शामिल हुए। याद रखना, बस्तर दशहरे का अंतिम दिन मुरिया दरबार, जिसमें ग्रामीण जो है बस्तर के राजा से अपनी समस्याएं बताते हैं, बस्तर के राजा को अपनी समस्याएं बताते हैं, तो इस मुरिया दरबार में शामिल हुए थे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री। हमर चिन्हारी वेबसाइट का उद्घाटन और तिमाही पत्रिका का विमोचन समारोह हाल ही में 5 अक्टूबर 2025 को रायपुर की शांति नगर स्थित विमतारा भवन में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय
कॉन्क्लेव ऑन दी आदि कर्मयोगी अभियान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे पुरस्कार मिला पूछा जाए तो कोरिया जिले को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा कोयला और इस्पात समिति में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित सुजलाम भारत जल संचय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जल रक्षा मिशन मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा मिली। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि के क्षेत्र में कम उत्पादकता वाले जिले, मध्यम फसल तीव्रता वाले जिले और औसत कम ऋण वाले जिले में संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए 11 अक्टूबर 2025 को देश के किसानों के लिए दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन यानी कि आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कृषि नेचुरल फार्मिंग मिशन को जो है शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 100 आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 जिले दंतेवाड़ा, जशपुर और आपके कोरबा शामिल है। तो प्रश्न पूछा जाएगा दलहन मिशन और नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल है? 3 जिले, दंतेवाड़ा, जशपुर और कोरबा जिला। तो यहां होता है हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर अक्टूबर माह समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।